हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सीए पंकज गोयल आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल टैक्स बाइट्स में। आज हम डिस्कस करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई के कारण, डिफरेंसेस के कारण जो डिमांड आ रही है, हाउ टू हैंडल दैट। मैं डिस्कशन करने से पहले का आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपके पास भी कोई नोटिस आया है जहां पे आपका आईटीसी डिसअलाउ कर दिया हो प्लेस ऑफ सप्लाई के डिफरेंसेस के कारण? यदि आया है तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, ये देखा गया है इनफैक्ट पिछले 4-5 महीने के अंदर कि डिपार्टमेंट एंड स्पेशली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट्स कि डिपार्टमेंट ने एक नोटिसों की बाढ़ लगा दी है 17, 18, 18, 19, 19, 20 के लिए, जहां पे वो जीएफटीआर 2A के बेसिस के ऊपर जहां पे भी रिसिपिएंट की स्टेट और प्लेस ऑफ सप्लाई का फर्क है, उस केस के अंदर उन ट्रांजैक्शंस के लिए वो उनका क्रेडिट डिसअलाउ कर रहे हैं। नाउ दोस्तों, जीएफटीआर 2A और 2B का कंसेप्ट आपके लिए नया नहीं है। अब जीएसटी को इंप्लीमेंट हुए करीब करीब 7 साल हो जाएंगे। तो जीएफटीआर 2A और 2B एक ऑटो पॉपुलेटेड स्टेटमेंट है जो कि जीएसटीएन पोर्टल प्रोवाइड कराता है रिसिपिएंट्स को, इनकैप्सुलेटिंग और कैप्चरिंग जो भी सप्लाईज उस रजिस्टर्ड पर्सन को उसके सप्लायर्स ने दी है। मतलब कि डिपार्टमेंट जीएफटीआर 2B का मिलान करना चाहता है आपके क्रेडिट से, जिससे कि वो आश्वस्त हो सके डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट कि आपका जो क्रेडिट है वो क्रेडिट जो आपकी ऑटो पॉपुलेटेड स्टेटमेंट में आया है उसके बराबर है या कम है। यदि ज्यादा है तो उसका उचित रीजन आपके पास है। इसी संदर्भ के अंदर गवर्नमेंट ने अभी DRC 01C के जो चिट्ठियां हैं या जो नोटिस हैं वो इशू करने शुरू कर दिए हैं पिछले 5-6 महीनों से, जहां पे कि एक रजिस्टर्ड पर्सन के किसी भी महीने के 3B का क्रेडिट सरकार और जीएफटीएन पोर्टल ऑटोमेटिकली कंपेयर करता है उस महीने की 2B से, और यदि उनका डिफरेंस पाया जाता है तो एक आपको ऑटो जनरेटेड DRC 01C का नोटिस आ जाता है। उस नोटिस का आपको जवाब देना पड़ता है। यदि जवाब नहीं देंगे तो आपको सेक्शन 73 या सेक्शन 74 के अंदर आपको नोटिस आएगा टू एक्सप्लेन व्हाई दैट टैक्स शुड नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम यू। नाउ दोस्तों, जो आईटीसी की पूरी कहानी है वो रिवॉल्व अराउंड करती है या वो घूमती है आपके सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 के अंदर। दोस्तों, जिस दिन से जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ है 1 जुलाई 2017 से, उस टाइम से एक बेहद ही पेचीदा और एक बेहद ही लिटिगेटिव प्रोविजन जो गवर्नमेंट ने एंश्राइन कर रखा था वो पर्टेन करता था टैक्स पेमेंट सप्लायर के द्वारा, जिसके बेसिस पे रिसिपिएंट को क्रेडिट दिया जाएगा। लेट मी रीड दैट वर्बैटिम इन द बुक, फ्रॉम द बुक। दैट वाज क्लॉज C of subsection 2 of section 16, which read as follows: subject to provisions of section 41, the tax charged in respect of such supply has been actually paid to the government either in cash or through utilization of input tax credit admissible in respect of that supply। मायने यहां पे लॉ ये कहना चाहता है कि रिसिपिएंट को क्रेडिट तभी मिलेगा जब प्रोवाइडर ने, सप्लायर ने सरकार को टैक्स पे कर दिया हो। सो फार सो गुड। अब धीरे धीरे जैसे जैसे जीएसटी बढ़ता गया, गवर्नमेंट ने इसके अंदर 2 या 3 और क्लॉजेज ऐड करी। तो 16 सब सेक्शन 2 के अंदर आज की तारीख में 6 क्लॉजेज हैं जिसके सेटिस्फेक्शन के बाद ही आपको क्रेडिट मिलेगा। अब वो क्लॉज क्या क्या है, लेट मी जस्ट एन्यूमरेट देम। क्लॉज ए मेंशंस दैट कि एक रिसिपिएंट के पास वैलिड टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट होना चाहिए एक क्रेडिट लेने के लिए। अब हमें पता है कि पीछे 3-4 साल पहले सीजीएसटी लॉ के अंदर एक अमेंडमेंट करा गया था।
उसमें कहा गया था 4 या 5 चीजें यदि इनवॉइस के अंदर हैं तो वी विल नॉट क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ दैट इनवॉइस। जो दूसरी रिक्वायरमेंट है क्लॉज डबल ए, वो कहती है कि जिस इनवॉइस की हम बात कर रहे हैं, इनपुट इनवॉइस की बात कर रहे हैं, उस इनपुट इनवॉइस को वो सप्लायर ने अपनी जीएसटीआर 1 में भर दिया हो और आपके पास जीएसटीआर 2 भी वो रिफ्लेक्ट हो गई हो। द वे वी हैव जस्ट डिस्कस्ड कि गवर्नमेंट दोनों का मिलान करना चाहती है या फिर आपके एक्सेस क्रेडिट को कंट्रोल करना चाहती है। दैट इज ऑल्सो ओके। अगेन द इंपॉर्टेंट और सब्सटेंटिव पार्ट इज, जो तीसरी रिक्वायरमेंट है कि रिसिपिएंट को सर्विसेज या गुड्स रिसीव हो जाने चाहिए। यहां पे एक स्पेशल कन्नोटेशन है रिसीट की, स्पेशली इन बिल टू शिप टू सिनेरियो, जिसमें यह कहा जाता है कि यदि एक बिल टू शिप टू सिनेरियो है तो जो बीच में आदमी है, जैसे ए बी और सी है, ए ऑर्डर करता है बी को गुड्स सी को डिलीवर कर दो, तो इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई between the supply between A and B would be the state of A, even though the goods are directly dispatched to C. This has been specifically mentioned in clause B of section 16(2). Then come the disputed or the most recent clause in this section 16(2), clause BA. ये clause कहता है कि रिसिपिएंट को हर वो क्रेडिट नहीं मिलेगा जो कि सेक्शन 38 के अनुसार एक रजिस्टर्ड पर्सन को कम्युनिकेट करा गया है कि यह है रेस्ट्रिक्टेड है। हम सेक्शन 38 पे आएंगे। सेक्शन 38 बताता है कि किस तरीके से एक रजिस्टर्ड पर्सन और एक रजिस्टर्ड रिसिपिएंट को इनपुट इनवॉइस जो उसकी है उसको कैसे डिटेल प्रोवाइड करी जाएंगी। इसके बाद जो हमारी 5वीं रिक्वायरमेंट आती है वो अगेन मैंने अभी आपसे डिस्कस करा कि सप्लायर को टैक्स पे कर देना चाहिए क्रेडिट देने से पहले। और जो आखिरी रिक्वायरमेंट आती है वो आती है आपकी कि रजिस्टर्ड पर्सन को जीएसटीआर 3 भी फाइल कर देने चाहिए। इसके अलावा कुछ और प्रोवाइजो हैं पेमेंट को लेके, आप जानते ही हैं कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको वैल्यू ऑफ गुड्स और वैल्यू ऑफ सप्लाई दोनों को 180 दिन के भीतर पे कर देना चाहिए सप्लायर को। Now, in this direction, before I continue going to section 38, let us first analyze threadbare, जो मैंने अभी आपसे 6 कंडीशंस डिस्कस करी, क्या वो सब एक ही फुटिंग के ऊपर हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल हम जो एक इनडायरेक्ट टैक्सेस की धारा बह रही थी, पहले एक्साइज आया, फिर एक बहुत ही बड़े तरीके से 1994 में सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ और 2002 तक वो काफी एक्सपैंड हो गया और अब जीएसटी। एक हमें इस पूरी की पूरी धारा के अंदर कुछ कॉमन चीजें मिलती हैं जो सेंट्रल एक्साइज टाइम से ग्रैंडफादर होकर अभी तक आ रही हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अवेलेबिलिटी ऑफ इनवॉइस, क्या कि इनवॉइस आपके पास होना चाहिए। दूसरा, गुड्स या सर्विस आपको रिसीव हो जाने चाहिए। तीसरा, एक एक्साइज के अंदर प्रोविजन भी होता था कि जो सप्लायर है उसको टैक्स पे कर देना चाहिए। मैं इसके ऊपर आऊंगा स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर जब इस डिस्कशन के तुरंत बाद। चौथा, कि उसे रिटर्न फाइल कर देनी चाहिए। इसके अलावा जो 2 या 3 नई कंडीशन डाली गई हैं वो कंडीशन जीएसटी आर्किटेक्चर के हिसाब से एक न्यू है जो एक्साइज से आगे चल के नहीं आई। वो कौन सी है? वो है आपकी क्लॉज डबल ए, जो कहती है कि सप्लायर को जीएसटीआर में फाइल कर देनी चाहिए और आपके जीएसटीआर 2B में आ जानी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 कि वो जो क्रेडिट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो सेक्शन 38 के अंतर्गत रेस्ट्रिक्टेड ना हो इन जीएसटीआर 2B। तो यदि हम ये देखें कि ये जो 2 क्लॉज की जो मैं बात कर रहा हूं, this is something which is being done in the back end of the GSTN architecture. उससे पहले मैंने जो 2, 3 या 4 कंडीशंस की बात करी, ये 3 या 4 कंडीशंस आर डिमॉन्स्ट्रेटिंग द सब्सटेंटिव ट्रांजैक्शन, एक सब्सटेंस दिखाती हैं ट्रांजैक्शन में बिटवीन अ रिसिपिएंट एंड अ सप्लायर। इस बात को भी यहीं रोकते हैं और आगे लेट अस मूव टू सेक्शन 38।
Section 38 is very important section and this has been introduced very recently. जो टाइटल है सेक्शन 38 का वो प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन ऑफ डिटेल्स ऑफ इनवर्ट सप्लाई एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब कि किसी भी रिसिपिएंट को उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट और इनवर्ट सप्लाई की डिटेल को प्रोवाइड कराना। इसका पहला सबसेक्शन प्रोवाइड करता है कि जीएसटीएन पोर्टल जो भी जीएसटीआर 1 में सप्लायर ने इनवॉइसेस फाइल करी है उसकी एक ऑटोमेटिक डिटेल प्रोवाइड करेगा जीएसटीआर 2B में, और उसका आईटीसी उसको अवेलेबल होगा रिसिपिएंट को विद इन सच टाइम एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब। रेस्ट्रिक्शंस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। 38(1) कहना चाहता है कि यदि रेस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड करी गई हैं जीएसटीआर 2B में तो उन रेस्ट्रिक्शंस को देखते हुए ही रिसिपिएंट को क्रेडिट मिलेगा। अंडरलाइन इट। दोस्तों जैसे जीएसटीआर 2B आपने देखी है, जीएसटीआर 2B में दो स्पेसिफिक कॉलम की तरफ मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा। पहला कॉलम है कि वेदर द क्रेडिट इज एलिजिबल और नॉट, उसमें वाई या एन लिखा आता है। आप भी समझते, सभी समझते हैं कि वाई का मतलब यस, एन का मतलब नो। उसके साथ एक और कॉलम होता है रीजन। उस रीजन में कई तरीके के शब्द आते हैं और वो एक्रोनिम्स जीएसटीएन पोर्टल ने इजाद करे हैं। उसमें एक एक्रोनिम, एक शब्द आता है पी। यदि किसी नो के आगे पी लिखा आता है एडजेसेंट कॉलम में तो इसका मतलब होता है कि जो रिस्ट्रिक्शन या जो क्रेडिट मना करा गया है वो प्लेस ऑफ सप्लाई के डिफरेंस के कारण मना करा गया है। मतलब कि जो रिसिपिएंट की स्टेट है और जो प्लेस ऑफ सप्लाई सप्लायर ने फाइल करा है उन दोनों में फर्क है। इसलिए जीएसटीआर 2B ये रिकमेंड करता है या ये प्रोवाइड करता है कि इसका क्रेडिट वो रिसिपिएंट नहीं लेगा। आगे चलते हैं। सब सेक्शन 2 कहता है कि जो ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट जीएसटीआर 2B होगी उसके अंदर होगा क्या? उसके अंदर होगा इनवर्ट सप्लाईज की डिटेल जिसके रेस्पेक्ट में आईटीसी रिसिपिएंट को अवेलेबल हो सकता है। और उसके अलावा क्या होगा? और इसके अलावा ऐसी सप्लाईज की डिटेल होंगी जिसके ऊपर क्रेडिट रेस्ट्रिक्टेड होगा यदि सप्लायर ने ये कुछ 4-5 डिफॉल्ट कर रखे हैं तो। दोस्तों इसकी अगली 5-6 क्लॉजेस को पढ़ने से पहले मैं आपको यही रोकूंगा और मैं इस लैंग्वेज के जो क्लॉज सेक्शन 2 की क्लॉज बी है उसकी लैंग्वेज पे लेके जाऊंगा। यहां पे गवर्नमेंट ने बड़ी ही खूबसूरती से व्हाट दे हैव डन, उन्होंने हर वो ऑफेंस या हर वो नॉन कंप्लायंस या हर वो डिफॉल्ट जो सप्लायर ने करा है उसका अंजाम सारा का सारा रिसिपिएंट पे डाल दिया है कि तुम्हें क्रेडिट नहीं मिलेगा भैया इस केस के अंदर। करे कोई और भुगते कोई। डिफॉल्ट उसने करा है, क्रेडिट मेरा मना होगा इन इवन द फैक्ट कि रिसिपिएंट ने टैक्स जमा में वैल्यू ऑफ द सर्विस पे कर दी है। नाउ इसी कंटेक्स्ट के अंदर, इसी बैकग्राउंड के अंदर नाउ लेट अस सी वो 6 कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन कहती है कि किसी भी रजिस्टर्ड सप्लायर ने यदि कोई सप्लाई करी है विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड ऑफ टेकिंग द रजिस्ट्रेशन। अभी तक ऐसी कोई कंडीशन प्रोवाइड नहीं करी गई है गवर्नमेंट के द्वारा। दूसरी कंडीशन कहती है कि यदि सप्लायर ने कंटिन्यूअसली एक प्रिस्क्राइब पीरियड के अंदर टैक्स पेमेंट नहीं करी है तो भी उन इनवॉइसेस पे टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा रिसिपिएंट को। ये मोर और लेस इज ऑन द लाइन ऑफ 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी जो हमने अभी डिस्कस करी थी। जो तीसरी सब क्लॉज है वो कहती है कि यदि जो सप्लायर है, सप्लायर का, जस्ट अ मिनट लेट मी रीड फ्रॉम इट, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ ऑर्डर, यस व्हाट इट ट्राइज टू से दैट द सप्लायर की जीएसटीआर 1 और में जो टैक्स लायबिलिटी उसने डिस्क्लोज करी है और जो जीएसटीआर 3B में उसने टैक्स पे करा है, यदि उसके अंदर प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा का डिफरेंस है तो भी हम आपको क्रेडिट नहीं देंगे। हमें नहीं फर्क पड़ता आपने टैक्स का उसे पेमेंट करी है नहीं करी, सर्विस मिली है नहीं मिली, दैट्स टोटली इररिलेवेंट। चौथा पॉइंट कहता है कि यदि सप्लायर के आईटीसी जो उसने लिया हुआ है यदि वो एक्सीड कर जाता है
जितना उसे मिलना चाहिए था उससे, तो भी वो क्रेडिट नहीं देंगे। मतलब भाई अगेन यदि डिफॉल्ट वो करे, मैं पूरा कंप्लाइंट हूं, तो भी मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसी प्रकार पांचवी चीज कहता है कि यदि सप्लायर ने सेक्शन 49 सब सेक्शन 12 के अनुसार टैक्स पे नहीं करा, तो भी हम क्रेडिट नहीं देंगे। ना भाई सेक्शन 49 सब सेक्शन 12 क्या है, इस पे भी देख लेते हैं। सेक्शन 49 सब सेक्शन 12 ये बताता है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड के बाद कम से कम 1% ऑफ द आउटपुट लायबिलिटी क्यूमुलेटिवली टिल डेट ऑन विच वी आर सीइंग कैश में पे करनी है। ये एक एंटी टैक्स अवॉइडेंस मेजर के बेसिस पे लाए थे, जहां पे जो भी एंट्री मेकर्स होते हैं वो सारा का सारा टैक्स क्रेडिट में पे करते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि आपको 1% कम से कम कैश में पे करना ही करना है। छठी कंडीशन कहती है बाय सच क्लास ऑफ पर्सन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, जिसको सरकार प्रिस्क्राइब करे उसको हम क्रेडिट नहीं देंगे आपको। तो एक यहां पे देखेंगे कॉमन थ्रेड जो पूरे के पूरे इन 6 की कंडीशन में जा रहा है कि डिफॉल्ट सप्लायर के एंड पे है, लेकिन भुगत रहा है आपका सप्लाई रिसिपिएंट। फ्रेंड्स, इस डायरेक्शन में जो इसका निचोड़ निकल के आया है कि करे कोई और भरे कोई, ये कोई कंसेप्ट नया नहीं है। दिल्ली वैट के अंदर भी एक ऐसा ही प्रोविजन था पुराने लीगेसी एक्ट के अंदर, जहां पे ये प्रोवाइड करा गया था कि यदि सप्लायर टैक्स पे नहीं करे तो रिसिपिएंट को क्रेडिट नहीं मिलेगा। There are umpteen number of judgment, and especially in the case of Arise, which has been given by the Delhi High Court and upheld by the Supreme Court, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने ये कहा था कि ऐसा कोई भी काम जो संभव हो, हम वो किसी व्यक्ति पर नहीं डाल सकते। मतलब क्या? मतलब ये कि हाउ अ पर्सन और अ रेसिपिएंट वुड कम टू नो, कैसे पता लगेगा कि सप्लायर टैक्स नहीं पे करा। रिसिपिएंट ने अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से सप्लाई ली, कागज उसके पास हैं, पेमेंट उसने करी, सारा का सारा उसके बाद दस्तावेज है, एंड इवन दैट इज नॉट बीइंग डिनाइड बाय द डिपार्टमेंट। यदि वो सब चीजें हैं, ओनली बाय द डिफॉल्ट और फॉर द रीजन ऑफ डिफॉल्ट बाय द सप्लायर द क्रेडिट इज इनडिफिजिबल। दूसरा जो पॉइंट आता है, जो कोर्ट्स कहती हैं कि एक बार यदि आपका आईटीसी का राइट एक्रू हो गया, देन दैट इज इनडिफिजिबल। नाउ द काउंटर आर्ग्यूमेंट जो कि एक बोला जा सकता है, यहां पे ये बोला जा सकता है कि यहां पे तो रेस्ट्रिक्टेड है क्रेडिट आपके आईटीसी के, आपके सेक्शन 38 के अंदर, क्योंकि जीएसटी 2B में वहां पे नो लिखा हुआ है। देन द क्वेश्चन अराइजेस, जो मैंने अभी पीछे बात करी थी आपसे, क्या सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 की सारी क्लॉज एक ही फुटिंग के ऊपर है? कैन वी आर्ग्यू और कैन द कोर्ट डिटरमाइन सर्टेन क्लॉजेस जो कि सब्सटेंटिव नेचर की है और सर्टेन क्लॉजेस जो कि प्रोसीजरल नेचर की है? फॉर एग्जांपल, आपका पीयूएस में डिफरेंस क्यों आएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई में डिफरेंस क्यों आएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई में डिफरेंस आ सकता है या तो क्लरिकल एरर की वजह से, या सप्लायर को गलती से या ज्ञान ना होने के कारण उसने अपनी इनवॉइसेस, अपनी रिटर्न्स के अंदर उसने गलत प्लेस ऑफ सप्लाई डाल दिया, जिससे वो डिफरेंस आ गया और जीएसटी 2 में रिस्ट्रिक्टेड क्रेडिट हो गया। फ्रेंड्स, पीछे झारखंड हाईकोर्ट और उड़ीसा हाईकोर्ट की जजमेंट्स थी, जहां पे एक व्यक्ति ने सीजीएसटी की जगह आईजीएसटी पे कर दिया। डिपार्टमेंट उसे कहता है कि आप आईजीएसटी पे करो, सॉरी सीजीएसटी पे करो, आईजीएसटी का रिफंड लो। ऑन अप्रोचिंग द हाई कोर्ट, कोर्ट्स कहती हैं कि भैया ये आपका, कि गवर्नमेंट कि लुक, दिस इज योर इंटरनल मैटर, आप अपने अकाउंट्स एडजस्ट करते हो, सेटल करते हो इन टर्म्स ऑफ द पेमेंट और क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी बिटवीन द वेरियस स्टेट्स एंड गवर्नमेंट। तो आपको जो ट्रांसफर करना है आप अपने अकाउंट में करिए, डू नॉट बॉदर और डू नॉट पुट द एसएससी इनटू द रिगमेरोल ऑफ रिफंड। तो क्या यहां पे भी कोर्ट एक ये संज्ञान नहीं ले सकता, क्योंकि नंबर 1, ये जो ट्रांजैक्शन है यह एक पर्टिकुलर रिसिपिएंट के जीएसटी या 2B में आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज अ वेरी बिग थिंग। व्हाई? यहां पे आने की वजह से कोई और दूसरा क्रेडिट नहीं ले सकता, मतलब डबल क्रेडिट नहीं हो सकता, एक ही व्यक्ति को क्रेडिट मिला है। नंबर 2, जो मेरा सप्लायर है
वो टैक्स जमा करा चुका है। हाँ, ये अलग बात है कि वो आईजीएसटी में किसी दूसरी स्टेट में जमा करा चुका है, दैट इज इंटरनल प्रोसीजर। जब हमारी सब्सटेंटिव सारी कंडीशंस, क्या कंडीशंस, इनवॉइस है, पेमेंट है, टू बी में आ रहा है, पेमेंट हो चुकी है, मैं रिटर्न फाइल कर चुका हूं, तो जो भी एडजस्टमेंट करनी है वो सरकार अपने एंड पे करेगी। असेसी का सब्सटेंटिव राइट एक्रू हो चुका है और केवल आपके प्रोसीजर की वजह से दैट शुड नॉट बी डिनाइड। साथ ही मैं तीसरा एस्पेक्ट और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि अभी पीछे एक सर्कुलर डिपार्टमेंट ने इशू करा था, जहां पे कि एक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के अंदर, स्पेशली एक्सपोर्ट्स के अंदर, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स होता है, तो 97 या अदर टेरिटरी बनता है, उसका क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। कोर्ट ने कहा, सॉरी सर्कुलर ने कहा कि हां हम क्रेडिट देंगे। किस बेसिस पे कहा कि क्योंकि 97 वाले का क्रेडिट किसी ने नहीं लिया होगा तो ये आपका राइट है, क्योंकि आपके टू बी में आ रहा है। उसी प्रकार से जब उस प्रकार का 97 वाला क्रेडिट मिल सकता है, तो व्हाई नॉट दिस वन, वो चाहे इंडिया के अंदर हो चाहे इंडिया के बाहर हो, दैट हार्डली मैटर्स। एक आखिरी क्वेश्चन जो अराइज होता है, ये देखा गया है कि इन शोकॉज नोटिस के अंदर जो सरकारी अथॉरिटीज हैं, स्पेशली ऑडिट्स के अंदर, एक सप्रेशन का एलिगेशन लगा देती हैं और एक्सटेंडेड पीरियड रिमूव कर देती हैं। क्या यहां पे सप्रेशन का क्लॉज सस्टेन करेगा? व्हाई आई एम सेइंग सो, क्योंकि सारी की सारी प्रोसीडिंग्स आर अराइजिंग आउट ऑफ 2B, जो कि सरकार के पास शुरू से अवेलेबल है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि हाई कोर्ट या ट्राइब्यूनल यदि जल्दी फॉर्म हो जाती हैं तो एक इसके ऊपर एक बैलेंस्ड व्यू लेंगी, क्योंकि असेसीज पे कर चुके हैं और आईटीसी उनका सब्सटेंटिव राइट बन चुका है। द असेसीज शुड नॉट बी पेनलाइज्ड फॉर नॉन कंप्लायंस बाय द सप्लायर्स। तो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, और अगली बार जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।